जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और हम लोग का जो एग्ज़ाम है 14 अप्रैल को IFSCA का, उसमें एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट भी है गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो साथियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं अपनी स्कीम्स पे। साथियों, आज हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं वो उनके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले हम लोग को देख लेना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है उसकी ओरिजिन क्या है, कहाँ से आई है, कब क्या नाम रखा गया, ये सब देख लेते हैं ताकि थोड़ा बैकग्राउंड भी पता रहे। क्योंकि कभी कभी बैकग्राउंड से भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हम लोग की जो तैयारी है वो होलिस्टिक होनी चाहिए। सिर्फ स्कीम्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। स्कीम से जो जुड़ी पेरेंट मिनिस्ट्री है उसके बारे में भी जान लेना अति आवश्यक है। तो ज़्यादा देर ना शुरू करते हुए हम लोग ये शुरू करते हैं। तो साथियों, 1871 में पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स बना था। ठीक है, जो सारे एग्रीकल्चर मैटर्स को डील करने के लिए रखा गया था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, 1871 से पहले साथियों ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर था वो होम डिपार्टमेंट संभालता था। ठीक ठीक है, जैसे होम मिनिस्ट्री है आज की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये इसके अंदर था 1871 से पहले। पर 1871 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स सेटअप हुआ था, जो कि डील करता था सारे एग्रीकल्चर मैटर्स को। तो आप मुझे ये बताइए, 1871 में इंडिया के कौन साहब वॉइसरॉय थे या गवर्नर जनरल थे, आपको बताना है। ठीक है, उसके 10 साल बाद 1881 में जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर था उसको कंबाइन कर दिया गया था अलग पोर्टफोलियो के साथ, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया था, यहाँ पे कई डिपार्टमेंट को एक में कर दिया गया था, कई पोर्टफोलियोज को एक में मिक्सअप कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया था। तो उसमें रेवेन्यू था, एग्रीकल्चर था, हेल्थ था, एजुकेशन था। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। फिर 1947 में आज़ादी के टाइम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो था उसको रीडेजिग्नेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से। ठीक है, इसके बाद से ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है एग्जिस्टेंस में आती है 1947 में। फिर सब कुछ ठीक चला। 15 अगस्त 2015 को, 15 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, तो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रख दिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। ठीक है, दो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, कौन कौन से हैं? पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, इसका मेन काम आप समझ रहे हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ों पे ध्यान देना, कॉपरेशन करना, कॉपरेटिव मूवमेंट्स चलाना या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना, ऐसी ऐसी जुड़ी चीज़ें इनके अंडर आती हैं। ठीक है, फार्मर वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, दिस डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइन टू इट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अकॉर्डिंग होती हैं। Cooperation in this context refers to largely to promote farmer cooperative movements। ठीक है, cooperative movements के लिए, जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव मूवमेंट था, है ना, उसी तरीके से ऐसे मूवमेंट चलाती रहती है सरकार, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो भी पीजेंट्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, उनको सहूलियत हो किसानी करने में और ज़्यादा बर्डन ना पड़े। दूसरा डिपार्टमेंट साथियों कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, इससे भी समझ में आ रहा है कि ये एग्री रिसर्च और एजुकेशन की बात करेगा या उसके लिए काम करेगा। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, वो सब ये देखभाल करता है, ये डिपार्टमेंट उसकी देखभाल करता है। ठीक है, बेसिक एंड ऑपरेशन रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग लिंकेजेस बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। और इस डिपार्टमेंट के अंदर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये सारे फैक्ट्स और सारे इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फिर से देख लेते हैं, 1871 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर सेटअप हुआ था। ठीक है, इससे पहले ये होम डिपार्टमेंट के अंदर था। 1881 में इस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर को मर्ज कर दिया गया था कई और पोर्टफोलियो के साथ। ये थोड़ा सा इरेलीवेंट है, बस आपको ये याद रखना, 1871 में ऐसा एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद 1947 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आया था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो था पहले ही, उसको रीडेजिग्नेट कर दिया गया था एज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर।
ठीक है। फिर 15 अगस्त 2015 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का नाम था उसको बदल के मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रख दिया गया। इसके अंदर दो डिपार्टमेंट आते हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर दो डिपार्टमेंट आते हैं। एक होता है डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि किसानों के हित के लिए बात करता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संबंधित चीज़ों के लिए काम करता है। और एक है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो खेती में रिसर्च और एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेसिक एंड ऑपरेशन रिसर्च जो देता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करता है, ठीक है। और इसी के अंदर आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब स्कीम्स देख लेते हैं हम लोग। तो साथियों, पहली स्कीम है प्रधानमंत्री किसान स्कीम, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है किसानों के हित की बात कर रही है, तो कौन कर रही होगी, इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कौन होगी साथियों, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये कब लॉन्च हुई थी साथियों, ये 2019 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। 2019 में ये लॉन्च हुई थी। नेचर ऑफ स्कीम क्या है, क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या क्या ये सेंट्रल सेक्टर की है, तो ये साथियों सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ठीक है। पीएम आगे लगाया है तो जनरली सेंट्रल सेक्टर की स्कीम हो जाती है, ठीक है, जिसमें 100% फंडिंग जो है वो भारत सरकार देगी, ठीक है। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है, मतलब फंडिंग में कोई रोल नहीं है सिर्फ, ठीक है। उनको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, सारा का सारा पैसा जो भी ट्रांसफ़र होगा, जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टाइप की चीज़ होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। इसलिए सेंट्रल सेक्टर की स्कीम हो जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी फीचर्स क्या क्या है। तो इसमें क्या होगा साथियों, इसमें 6,000 रुपये सालाना, 6,000 रुपये सालाना फार्मर्स के अकाउंट में जाएंगे, पर ये एक बार में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये 2-2 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट्स में जाएंगे, मतलब हर 4 महीने पे, ठीक है। 2-2 हज़ार हर 4 महीने पे 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। 4 महीने में 3 इंस्टॉलमेंट्स में जाएंगे, तभी जाके ये 6,000 होगा, ठीक है। इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज की वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी पे होगी, ठीक है। खाली सरकार जो भारत सरकार है, मतलब जो केंद्र की सरकार है, वो खाली पैसे भेजेगी, पर आइडेंटिफाई करना, चिन्हित करना ऐसे किसानों को जो ये इस स्कीम के अंदर आते हैं, वो किसका काम होगा साथियों, वो स्टेट का काम होगा, क्योंकि स्टेट ज़्यादा नज़दीक है किसानों के, है ना। तो स्टेट का काम होगा वो, यूटी का या यूटी यूनियन टेरिटरी का होगा, ठीक है। तो जब अगली फीचर ये है साथियों इसकी, कि जब ये पहली बार 2019 में लॉन्च की गई थी, तब इसकी एक लिमिट रखी गई थी कि ये छोटे और लघु और सीमांत किसानों के लिए ही लॉन्च की गई थी। ये कौन होते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन होती है, ठीक है। 2 हेक्टेयर की ज़मीन होती है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। मार्जिनल फार्मर्स अराउंड 86% है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम इनको टारगेट करने के लिए बेसिकली ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है, जिनकी लैंड ओनिंग थी 2 हेक्टेयर से कम। पर क्या हुआ, थोड़े ही दिन बाद जब लॉन्च हुई थी, उसके थोड़े ही समय बाद इसकी एम्बिट बढ़ा के हर किसान को इसमें इंक्लूड करने की बात कही गई थी, जो भी था इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। तो लैंड होल्डिंग्स की जो पहले लिमिट थी वो अब हटा दी गई थी, मतलब सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे किसान इसमें एलिजिबल हो चुके थे, ठीक है। अब जो किसान इनकम टैक्स पे करते हो या बहुत ही एफ्लुएंट फार्मर हो, ऑब्वियसली वो नहीं इंक्लूड होंगे, है ना, उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरतमंदों, जितने ज़रूरतमंद किसान हैं, ये स्कीम उन्हीं के लिए थी, ठीक है। तो इन एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो एफ्लुएंट फार्मर्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम सच एज इनकम टैक्स पेयर्स इन द लास्ट असेसमेंट ईयर। जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई फार्मर है जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, उसको वो इस स्कीम से इनएलिजिबल है, उसको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा वो। या प्रोफेशनल हुए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड पेंशनर्स ड्रॉइंग एटलीस्ट 10,000 पर मंथ। कोई अगर पेंशन ड्रॉअर है जिसकी पेंशन जो है 10,000 पर मंथ से ज़्यादा है, वो भी नहीं ये स्कीम का लाभ उठा पाएगा, स्कीम को अवेल नहीं कर पाएगा। एक्सक्लूडिंग एमटीएस क्लास 4 या ग्रुप डी एम्प्लॉय, ठीक है, ये भी याद रखना है, ब्रैकेट वाले बड़े पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये एमटीएस क्लास 4 और ग्रुप डी एम्प्लॉय को हटा के जो भी पेंशनर जो भी ड्रॉ कर रहा होगा 10,000 से ज़्यादा, उनको ये स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है साथियों। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। किसान स्कीम, ऑब्वियसली पीएम किसान, तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम, पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज किसके पास होगा, वो स्टेट के पास होगा, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, पर स्टेट आइडेंटिफाई करेगा कितने के लिए, 6,000 के लिए। अब कैसे कैसे आएगी, 3 इंस्टॉलमेंट में आएगी, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में आएगी ये। पहले इसकी लिमिट थी 2 हेक्टेयर, अब हो गई है
कोई अब ये लिमिट हटा दी गई है, ठीक है। अब खाली पेंशनर वाली लिमिट है जो कि है 10,000 से ज़्यादा अगर कोई पेंशन ड्रॉ कर रहा है उसको ये स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें भी एक्सक्लूजन है, कौन कौन है, एमटीएस, मल्टीटास्किंग सर्विसेज वाले, क्लास फोर्थ वाले या ग्रुप डी एम्प्लॉय के जो भी हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है इससे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये स्कीम पसंद आई होगी। और एक ट्रिक ये कर सकते हैं आप, जैसे याद नहीं होता मुझे, साल नहीं याद होते, थोड़ा वीक हूँ मैं सब चीज़ों में। तो क्या होता है कि आप याद करिए, किसान जो होते हैं, किसान की जो नीज़ होती है ना, नीज़ मतलब घुटने, ऑब्वियसली खेत में काम करते हैं, नीज़ दर्द होने लगती है, ठीक है, नीज़ दर्द होने लगती है, ठीक है, नीज़, घुटने दर्द होने लगता है, आपको याद रखना है किसान की नीज़ दर्द होने लगती है, ठीक है। नीज़ से आप याद रखेंगे 19। ये थोड़ा सा स्टूपिड सी ट्रिक है पर क्या करें, अपना काम बनता, बस एग्ज़ाम निकलता सबका, थोड़ा ये भी स्टूपिड हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो 19 मतलब 19 बोलते हैं ना 19 को, 19 को 2019 याद करने के लिए आप याद रखेंगे किसान की नीज़ में दर्द हो रहा, नीज़ मतलब 19, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हमारा ये एक स्कीम खत्म होती है, प्रधानमंत्री किसान स्कीम, ठीक है साथियों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट स्कीम में। नेक्स्ट स्कीम है साथियों प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मान धन योजना मतलब ऑनरेबल पेंशन, ठीक है, ऑनरेबल पेंशन आपको याद रखना है। मान धन मतलब एक ऑनरेबल पेंशन, किसी से मांगना नहीं, मतलब एक खुददारी वाली पेंशन टाइप की चीज़, ऑनरेबल पेंशन, ठीक है। मान धन मतलब एक ऑनर से धन मिलना, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, इसलिए मान धन योजना। तो आप याद रखेंगे मान धन मतलब ऑनरेबल पेंशन, ठीक है, ऑनरेबल पेंशन, ठीक है। तो पेरेंट मिनिस्ट्री आप जानते हैं साथियों इसकी कौन होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। स्कीम कब लॉन्च की गई थी, ये रांची झारखंड में लॉन्च की गई थी 2019 में। देखिए यहाँ पे भी किसान की नीज में दर्द हुआ इसलिए 2019, ठीक है। देखिए वहाँ पे भी अभी हम लोग ने देखा था कि किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना वो भी 2019 में लॉन्च की गई थी, जिसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि किसान क्योंकि खेत में काम करते हैं, किसान खेत में काम करते हैं इसलिए नीज दर्द होती है ना, नीज मतलब घुटने, घुटने, और नीज से आप याद रखेंगे नीज मतलब होता है 19, मतलब 2019 में ये लॉन्च हुई थी। थोड़ी स्टूपिड सी ट्रिक है पर अपना काम चल रहा है तो क्या तकलीफ है ना। अब यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, ऑब्वियसली कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन फार्मर के साइड से होगा और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट के साइड से, ठीक है। पर ये स्कीम जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही है। और ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कौन से होते हैं साथियों, जो कि 2 हेक्टेयर्स की लैंड पजेस करते हैं, ठीक है, 2 हेक्टेयर्स तक की लैंड पजेस करते हैं, उन्हीं को स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं, ठीक है। स्कीम की एज क्या है, 18 से 40 साल, ठीक है, 18 से 40 साल आपको याद रखना है, ठीक है, 18 से 40 साल इसकी एज है। यहाँ पे बहुत अच्छा इसका पूरा वो दिया हुआ है, एक वर्णन दिया हुआ है। दिस स्कीम इज फॉर एनी स्मॉल होल्डिंग एंड मार्जिनल फार्मर्स बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 ईयर्स, ठीक है, हु हैव कल्टिवेटेड लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स। दे विल हैव टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 20 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम 20 साल तक उनको कंट्रीब्यूट करना है, किसको, किसानों को, ठीक है। और मैक्सिमम 42 ईयर्स, मतलब मिनिमम आपको 20 साल इन्वेस्टेड रहना ही है, मतलब 20 साल आपको कंट्रीब्यूशन देना ही है, और मैक्सिमम 42 साल, ठीक है। और इसका जो कंट्रीब्यूटरी इनकम होगी वो कंट्रीब्यूटरी अमाउंट क्या है, 55 रुपये से 200 तक, ठीक है, 55 रुपये से 200 तक, डिपेंडिंग अपॉन देयर एज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फार्मर्स आफ्टर द एज ऑफ 60 विल गेट मंथली पेंशन ऑफ 3000, ठीक है, 3000 पेंशन यहाँ पे मंथली दी जाएगी, ठीक है। आपको याद रखना है 3000 मंथली पेंशन दी जाएगी। आपको याद रखना है कि ये एटलीस्ट 20 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है, आपको लिमिट याद रखना है, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे, आप अगर ये याद रख लेंगे तो इसके आगे 2-2 साल बढ़ा दीजिएगा, उतनी मैक्सिमम होगी और उतनी मिनिमम। जैसे मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल है तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट ईयर्स कितने हैं, 20 साल, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम एज एंट्री लिमिट क्या है, 40 ईयर्स, तो यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टेड लिमिट क्या है, 42 ईयर्स, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये लिंक समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि देखते रहना है कि ये जो बेनिफिशियरी हैं ये कहीं भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। कोई भी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, जैसे एनपीएस हो गई, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया, या ईपीएफओ हो गया, इन सब में किसान को इंक्लूड नहीं होना होगा अगर इस स्कीम को अवेल करना है तो। मतलब ऑलरेडी, क्योंकि ये सब ऑलरेडी कुछ स्कीम्स चलाती रहती हैं किसानों के हित के लिए, तो क्योंकि अगर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें तो इससे एक्सक्लूजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा इस स्कीम से, ठीक है।
यहीं पे ये लिखा है, द बेनिफिशियरी शुड नॉट बी एसएमएस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कवर्ड अंडर एनी अदर स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सच एज एनपीएस, ईसीएसआईसी या ईपीएफओ, ठीक है। दे शुडेंट हैव ऑप्टेड फॉर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। आपको एक ही पेंशन मिलेगी, आप या तो श्रम योगी से ले लें और या तो आप इससे किसान मानधन योजना से ले लें। तो अगर आप इनमें से किसी में भी हैं तो किसान मानधन योजना से आप ऑटोमेटिकली ऑप्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, बेनिफिशियरी इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट ₹100 पर मंथ एट मीडियन एंट्री एज ऑफ 29 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बात हुई थी कि 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 42 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं या उससे, और मिनिमम लिमिट होती है 20 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद जब 60 साल के हो जाते हैं तो हर साल 3,000 रुपये इनकम आपको मिलती है, पेंशन, मंथली पेंशन आपकी हो जाती है 3,000 रुपये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम के बारे में, ठीक है। इसकी पेरेंट स्कीम ऑब्वियसली है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो पहले हम लोग नाम से इसको कोशिश करते हैं इसको डिकोडिफाई करने की, ठीक है। प्राकृतिक मतलब साथियों होता है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल। और कृषि मतलब होता है फार्मिंग। तो ये नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। पद्धति मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। तो ये जो स्कीम का अल्टीमेट मिशन है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है। नेचुरल फार्मिंग कौन सी होती है? जो भी नेचर डिपेंडेंट इनपुट यूज करती है। नेचर डिपेंडेंट मतलब जैसे काउडंग हो गई या बायोमास हो गए, बायोमास मल्चिंग हो गई, ये सब हो गए जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, ये नेचुरल फार्मिंग के अंडर आते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको कोई केमिकली सिंथेसाइज्ड इनपुट नहीं यूज करना है नेचुरल फार्मिंग, वही होती है नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं इस स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम जो है ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड स्कीम साथियों वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में फंड पूल करते हैं और फिर उस पूल को इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे 50-50 रुपए दोनों दिए या 60-40 दोनों दिए, ऐसे करके होता है स्पॉन्सर्ड स्कीम में, ठीक है। जो नेशनल फार्मिंग स्कीम है मतलब भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम है, ये सब मिशन है किसकी? परंपरागत कृषि विकास योजना की, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत मतलब क्या होता है? जो हमारी परंपरा रही है। परंपरा मतलब जो ट्रेडिशन रहा है, ठीक है, ट्रेडिशन रहा है, उसके अंदर क्या है? नेचुरल फार्मिंग है, ठीक है। और ये परंपरागत कृषि विकास योजना जो है ये अंदर आती है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। ये 2008 में लॉन्च किया गया था ये सब मिशन, ठीक है। 7 मिशन लॉन्च किए गए थे, उसमें से एक मिशन ये है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल कैसे होगी? जब नेचुरल फार्मिंग होगी, जब परंपरागत वाली फार्मिंग होगी, जब ट्रेडिशनल फार्मिंग होगी जो कि हम पहले यूज़ करते थे, जिसमें जो नेचुरल इनपुट्स होते थे वो प्रकृति से ही लिए जाते थे, ठीक है। उसमें से कोई केमिकली सिंथेसाइज्ड इनपुट नहीं होता था, उसी को नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है साथियों। तो इसके फीचर्स हैं ऑब्वियसली टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस, जहाँ पे केमिकली सिंथेसाइज्ड इनपुट्स का यूज मिनिमल था, ठीक है। फोकस ऑन द एक्सक्लूजन ऑफ सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स एंड प्रमोट्स ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग with major stress on biomass mulching, use of cow dung urine formulations and other plant based preparations, ठीक है। तो जो इनपुट यूज होंगे जैसे खाद, यूरिया, ये सब जो यूज होगा वो सब ऑन फार्म ही मिलेगा और मतलब नेचुरली सिंथेसाइज होगा, उसमें कोई केमिकल यूज नहीं होगा, उसी को कहते हैं नेचुरल फार्मिंग। इसके अंदर क्या असिस्टेंस दी जाएगी? तो 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा 3 साल तक, ठीक है। 3 साल तक 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा फॉर क्लस्टर फॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग बाय ट्रेन पर्सोनेल, सर्टिफिकेशन एंड रेसिड्यू एनालिसिस, ठीक है। तो ये 12,200 रुपये मिलेगा, इसमें क्या क्या होगा? इसमें क्लस्टर फॉर्मेशन होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी कि कैसे कैसे बिल्डअप करना है चीज़ों को, कैसे बायोमास मल्चिंग क्रिएट करनी है, कैसे ऑन फार्म इनपुट्स मतलब फॉर्मुलेट करना है, और कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग होगी, मतलब कदम कदम पे बताया जाएगा किसानों को कि क्या क्या करना है और किस किस तरीके से करना है, किसके द्वारा? ट्रेन पर्सोनेल से। तो ट्रेन पर्सोनेल होंगे वो सारी एक्सटेंशन सर्विसेज इनको देंगे या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो भी इन लोगों को पता है वो इनको प्रोवाइड करेंगे टू गो बैक टू
परंपरागत कृषि, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होंगी और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो कि सस्टेनेबल हैं, उनको कैसे यूज़ करना है वो सब ट्रेन पर्सनल्स बताएंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इस नेचुरल फार्मिंग में जो लीड कर रही है स्टेट, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। सिक्किम जो थी वो पहली स्टेट थी जो ट्रांजिशन की थी ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ट्रांजिशन की थी वो थी सिक्किम। और सबसे ज़्यादा जो एरिया अंडर है अंडर नेचुरल फार्मिंग अंडर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है साथियों। देख लेते हैं जल्दी से फिर से एक बार। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, कृषि मतलब फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात हो रही है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है परंपरागत फार्मिंग। तो ये परंपरागत कृषि विकास योजना का एक क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना का एक सब मिशन है। और परंपरागत किसके अंदर है? परंपरागत क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए ताकि काफी टाइम तक, जब तक है ये ह्यूमैनिटी, तब तक सरवाइव करे एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें और खुद एग्रीकल्चर भी, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर होती है परंपरागत चीज। परंपरागत कब होगी? जब जो भी पद्धति है वो प्राकृतिक होगी, मतलब नेचुरल फार्मिंग होगी, ठीक है। तो एक फ्लो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ठीक है। सस्टेनेबल कब होगा? जब परंपरागत यूज होगी, परंपरागत कृषि होगी। और परंपरागत कृषि का मतलब क्या होता है? नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक कृषि पद्धति, ठीक है। प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक, तब आप समझ जाइएगा ये प्राकृतिक है, ठीक है। तो ये पूरा एक इसका फ्लो चार्ट टाइप की चीज़ है। क्या किसके अंडर आता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर है परंपरागत कृषि विकास योजना। और परंपरागत कब कब होगी? जब ट्रेडिशनल फार्मिंग होगी, मतलब या नेचुरल फार्मिंग होगी। तो प्राकृतिक कृषि पद्धति इसका सब मिशन है, ठीक है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। तो आप याद रखने के लिए ये ट्रिक बना सकते हैं कि जो कृषि पद्धति है वो लहूलुहान हो चुकी है। जो अभी की कृषि पद्धति है वो लहूलुहान हुई है। लहूलुहान मतलब रेड हो गई है, ठीक है। रेड हो गई, तो रेड मतलब स्पॉन्सर्ड, यहाँ से आप यूज कर लेंगे रेड, ठीक है। आप ऐसे ट्वीक कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्वीक्स एग्जाम में काम आते हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर सकें और कॉन्फिडेंट हो जाए एग्जाम में कि चलिए एक क्वेश्चन एकदम सही हो गया, 2 मार्क्स पक्के, ठीक है। तो इसीलिए ये छोटे छोटे ट्वीक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो कृषि पद्धति रेड है, मतलब स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। ये देख लिया हम लोग ने, ये सब मिशन है अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना, जो अम्ब्रेला मिशन के और जो फॉल करता है विद इन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फीचर्स ऑब्वियसली क्या क्या हैं? टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस, टू रिमूव सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स एंड प्रमोट ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग, ये सब है। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है? 12,200 रुपये मिलेगा 3 साल के लिए, ठीक है। जिसमें क्या होगा? क्लस्टर फॉर्मेशन होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग होगी बाय ट्रेन पर्सनल, सर्टिफिकेशन मिलेगा एंड रेसिड्यू का एनालिसिस होगा, ठीक है। ताकि रेसिड्यू का एनालिसिस क्यों होगा? ताकि जो रेसिड्यू बचे क्या वो फिर से नेचुरल फार्मिंग में यूज किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश जो है इज लीडिंग इन टर्म्स ऑफ 1 लाख हेक्टेयर अंडर नेचुरल फार्मिंग अंडर कृषि पद्धति स्कीम, ठीक है साथियों। सारी चीजें हम लोग ने, सारे डायमेंशंस, सारे फैक्ट्स इसके कवर कर लिए। आशा करता हूँ आपको ये स्कीम पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड ट्वीक्स भी पसंद आए होंगे छोटे छोटे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ये क्या है साथियों? इसको जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि ई नाम पोर्टल क्या है, ठीक है। ई नाम पोर्टल क्या है? ये तो ई से समझ में आ रहा है, ई इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, या डिजिटल है। और नाम से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिकली कंस्ट्रक्टेड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है विच नेटवर्क्स द एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। जैसे हम लोग को कुछ खरीदना होता है तो हम लोग अमेजोन पे जाते हैं ना। मान लीजिए आपको कोई कपड़ा खरीदना है तो आप अमेजोन पे गए, फिर आपने देखा अच्छा अच्छा ये आपको कोई जैकेट अच्छी लगी, पर वो हैदराबाद के कोई वेंडर है वो बेच रहा है, पर आपको अच्छी लग रही है और आपको प्राइसिंग समझ में आ गई, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर देंगे ना। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, एकदम मतलब स्टेट बाउंड्रीज की कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे एकदम ट्रांसग्रेस करके आराम से आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, बस ये है कि ये एग्रीकल्चर पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे आप जब लॉगिन करेंगे या इस पे विजिट करेंगे तो आपको कपड़ा और जूते के अलावा दाल चावल मस्टर्ड ये सब दिखेगा, ठीक है। अब आप मान लीजिए बैठे हैं जम्मू कश्मीर में और आपको
मस्टर्ड लेना है राजस्थान से या कोकोनट लेना है केरला से, ठीक है। अब आपको ऐसे तो बहुत दिक्कत होगी, आप फ़ोन करेंगे, पता करेंगे, तो इसलिए ये यूनिफाइड मार्केट बनाया गया है, आराम से इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग पोर्टल, जहाँ पे आप बस जाएंगे, आपको वेंडर्स दिख जाएंगे केरला के या तमिलनाडु के, पूरे वेंडर्स दिख जाएंगे कोकोनट के, और आपको जिस प्राइसिंग पे आपको सही लगे आप वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपको वो डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा यही है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यही है, एक ये यूनिफाइड एक नेशनल मार्केट हो गया है फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेसेस कंसोर्टियम, ठीक है। ई नाम को जो इम्प्लीमेंट कर रही है, ये ऑब्वियसली आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, ठीक है। अब ई नाम पोर्टल है, अब आप देख लेते हैं, ई नाम के ही अंदर है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है अंडर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, अभी जो हम लोग ने देखा, ये क्या करेगा, ये कई चीज़ें हैं, जैसे ई नाम पोर्टल पे कई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना कि कौन डिलीवर करेगा सामान, क्वालिटी एश्योरेंस की आपको जो क्वालिटी चाहिए वो है कि नहीं, अब जैसे आपूस आम की कोई क्वालिटी होगी, कोई लंगड़े की क्वालिटी चाहेगा, कोई किसी की भी मतलब कोई तरीके की आम की क्वालिटी चाहेगा, तो वो क्वालिटी एश्योर करना भी तो ज़रूरी है ना, ऐसे सड़ा आम थोड़ा ना दे देंगे किसी को, तो क्वालिटी एश्योरेंस भी ज़रूरी है। फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, मान लीजिए आपने केरला से कुछ ऑर्डर किया है पर आपको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एमपी में चाहिए, मध्य प्रदेश में चाहिए, तो उसके लिए भी एक अलग सा प्लेटफॉर्म है। तो सब इन सारे प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिसको नाम दिया गया है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, जो इंक्लूड करता है लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स, वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर सर्विसेज सच एज ई कॉमर्स, इंटरनेशनल एग्री बिजनेस प्लेटफॉर्म्स, बार्टर, प्राइवेट मार्केट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ई नाम के अंदर ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑलरेडी ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स थे, पर अब उनको इंटीग्रेट करके एक ही जगह ला दिया गया है, ताकि किसानों को सहूलियत हो, डिजिटल एक्सेस टू मल्टीपल मार्केट्स हो जाए, ठीक है। दिस विल इंक्रीज फार्मर्स डिजिटल एक्सेस टू मल्टीपल मार्केट्स, बायर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, विद द एम ऑफ इंप्रूविंग प्राइस सर्च मैकेनिज्म एंड क्वालिटी कमेंसरेट प्राइस रियलाइजेशन, ठीक है। जिस हिसाब से प्राइस होगा उस हिसाब से क्वालिटी भी होगी, तो ये सब चीज़ें आसानी रहेंगी प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था 2022 में, कहाँ पे, बैंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पॉप क्या करेंगे। पॉप है नेम के अंदर, ठीक है, किसके नेम के अंदर, एग्रीकल्चर नेम के अंदर, ठीक है। आप याद रखेंगे पॉप किसके अंदर है, पॉप का नाम क्या है, पॉप का नाम रोशन करेंगे, पापा कहते हैं, बड़ा नाम करेगा, ठीक है। तो पॉप है, पॉप का क्या करना है, नाम करना है, नाम से आपको याद है ई नाम, ठीक है। नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कि सारी एपीएमसी मंडीज़ को कनेक्ट करके एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट कर देता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए। ई नाम को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ई नाम को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। नाम किसका करना है, पॉप का करना है। तो पॉप का क्या मतलब है, प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे क्या है, ये सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट करेगा। कौन सी सर्विसेज, जो भी है लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर की या क्वालिटी एश्योरेंस की, वेयर हाउसिंग की, तो ये सब काम ये करेगा, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स कहा जाएगा। यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सर्विस मिलेगी किसानों को फॉर बेटर प्राइस एंड बेटर क्वालिटी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा सारी चीज़ें, और ये छोटी सी ट्रिक भी समझ में आ गई होगी कि पॉप का नाम करना है, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप और ये याद करने के लिए हमारे यूपीपीसीएस भाइयों के लिए और बहनों के लिए ये एक और तरीका है, आप याद करिएगा, पॉप, ठीक है, पॉप का नाम करना है, ठीक है, नाम करना है, ठीक है। करना से आप याद रखिएगा, करना मतलब कर्नाटका में ये लॉन्च हुई थी, सॉरी, करना है, ठीक है, पॉप का नाम करना है, तो आप याद रखेंगे पॉप मतलब प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, ये किसके अंदर है, नाम के अंदर, नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और ये कहाँ लॉन्च किया गया था, ये बैंगलोर कर्नाटका में लॉन्च किया गया था। तो तीनों डायमेंशन देखिए कवर हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए सारे डायमेंशन हम लोग ने कवर कर लिए हैं, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं साथियों। अब हम लोग जो स्कीम के बारे में बात करेंगे उसका नाम है प्रणाम स्कीम, ठीक है। प्रणाम स्कीम मतलब ग्रीट करना, एक दूसरे को प्रणाम करना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है साथियों, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, ठीक है।
इससे आप समझ गए होंगे ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स मतलब जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो अभी फर्टिलाइजर के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में जाते हैं, जो कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कि काफ़ी हानिकारक होते हैं, हजार्डस होते हैं टू द सॉइल्स हेल्थ। इसलिए एक ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स की एक सीरीज लेके आएंगे, एक स्कीम लेके आए हैं जिसका नाम है प्रणाम स्कीम। ठीक है, तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन्वॉल्व है और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर असेसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ईच ईयर बिफोर द स्टार्ट ऑफ क्रॉपिंग सीजन एंड इन्फॉर्म्स द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स टू इंश्योर द सप्लाई। ठीक है, तो जो भी फर्टिलाइज़र होगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होगा, जो भी नॉन सिंथेटिक फर्टिलाइज़र होगा, उसकी पहले असेसमेंट की जाएगी, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। उसके बाद किसको सूचित किया जाएगा, किसको करस्पॉन्ड किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को करस्पॉन्ड किया जाएगा कि आपको इतनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आपको इतना सप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ये याद रखिएगा साथियों, इसमें दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये 2022 में आई थी। ठीक है, 2022 में आई थी। ठीक है, कब आई थी साथियों? 22 में आई थी। इसके फीचर्स क्या हैं? अभी हम लोग ने देख लिया, ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स के काम करेगी, मतलब ये रिड्यूस करेगी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स। स्कीम विल हैव नो सेपरेट बजट। ठीक है, कोई सेपरेट बजट नहीं होगा इसमें। ठीक है, कोई सेपरेट बजट नहीं होगा एंड विल बी फाइनेंस थ्रू द सेविंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडीज अंडर स्कीम्स रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स जो भी सब्सिडी रिलेटेड स्कीम्स चला रही हैं, उनके अंदर जो बचत होगी उसी से इसको, ये प्रणाम स्कीम को फाइनेंस किया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, देयर विल बी नो सेपरेट बजट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस चीज़ का। ठीक है, इस स्कीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको दे सकते हैं कि प्रणाम के लिए बजट में इतना फंड एलोकेट किया गया है फंसाने के लिए। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं, इनका कोई सेपरेट बजट नहीं है। ठीक है, अराउंड 50% ऑफ सब्सिडी सेविंग्स विल बी पास्ड ऑन एज अ ग्रांट टू द स्टेट दैट सेव्स द मनी। ठीक है, under this grant, 70% of the grant provided under this scheme can be used for asset creation related to technological adoption of alternate fertilizers and alternate fertilizer production units at village, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ठीक है, तो 70%, जैसे मान लीजिए पूरा 100 रुपये दिया गया है, तो 70% किस चीज़ में, 70 रुपये किस चीज़ में यूज़ होगा? उस चीज़ में, ताकि इंडिजिनियस इंडस्ट्री खड़ी हो सके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने में, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन हो ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स के प्रोड्यूस होने का और फिर डिस्ट्रीब्यूट होने का। ठीक है, तो ये 70% जो ग्रांट है वो उसमें जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग 30% ग्रांट मनी कैन बी यूज फॉर रिवॉर्डिंग एंड इनकरेजिंग फार्मर्स, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर यूज एंड अवेयरनेस जनरेशन। ठीक है साथियों, तो बहुत ही आराम से छोटी सी स्कीम है, आप ध्यान में रखिएगा कि जो प्रणाम स्कीम है, आप पहले तो ये याद रखिएगा, इसका एक छोटी सी ट्वीक है, ताकि अगर आपको एकदम से इंस्टेंटली एग्ज़ाम में ये प्रश्न मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप तुरंत दिमाग लगा लें। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, प्रणाम करिएगा, किसको? हमेशा प्रणाम करिएगा साथियों अपने बॉयफ्रेंड को। ठीक है, बॉयफ्रेंड को, BF को। ठीक है, बॉयफ्रेंड को। ठीक है, F से आप याद रखिए फर्टिलाइजर रिलेटेड है, दिस विल रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो डायरेक्टली फर्टिलाइजर रिडक्शन के लिए ये स्कीम है। और B से आप याद रखिएगा 22। ठीक है, तो ये 2022 में आई है। ठीक है, ठीक है, 22 में आई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रणाम क्या करना है आपको? बॉयफ्रेंड को प्रणाम करना है, BF को। ठीक है, BF को प्रणाम करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसके पास सेपरेट बजट नहीं है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि नो सेपरेट बजट। ठीक है, बजट नहीं है, नो सेपरेट बजट। नो सेपरेट बजट मतलब इस स्कीम में कोई भी सेपरेट बजट नहीं है। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। प्रणाम स्कीम आप जैसे ही देखेंगे आपको याद आ जाना चाहिए, किसको प्रणाम करना है? अपने बॉयफ्रेंड को प्रणाम करना है। ठीक है, BF को प्रणाम करना है। क्यों? क्योंकि कोई सेपरेट बजट नहीं है। ठीक है, तो इसके 3 कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो हैं, B से 22 याद रखिएगा, 2022 में लॉन्च हुई है। F से फर्टिलाइजर रिडक्शन के लिए काम करेगी, और
सेपरेट बजट इसका नहीं होगा। इसमें जो सब्सिडी सेविंग्स होंगी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स की वही यूज़ की जाएगी। 70% ऑफ जो ग्रांट होगा, 70 रुपये जो होगा, 70% जो होगा वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन में जाएगा, और 30 रुपये जो होगा वो रिवॉर्ड में जाएगा। ठीक है, अवार्ड रिवॉर्ड में जाएगा टू पंचायत, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फार्मर्स। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये पूरी स्कीम समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे इसी तरह की और स्कीम्स लेके आएंगे और डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज की स्कीम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।